नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी महान आदमी ने कहा है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। भारत अवसर का देश है। लेकिन एक बात वो कहना भूल गया कि भारत विवादों का भी देश है। यहां पर नित्य रोज रोज आपको नए नए विवाद देखने को मिल जाते हैं। विवादों के साथ एक बड़ी खास बात होती है कि किसी भी विवाद का एक इतिहास होता है, यानी हिस्ट्री होती है। एक उसका पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन सब पक्ष और विपक्ष के बीच में सत्य कहीं बीच में होता है। तो आज हम एक ऐसे विवाद जो कई सालों से चला आ रहा है, जब से देश आजाद हुआ तब से चला आ रहा, 75 साल हो चुके हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 से पहले हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश है बीजेपी सरकार की, मोदी जी की। समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम में कैसे आ सकता है। और बताऊं मैं आपको, एग्जाम में आ चुका है, हमारा मेंस के एग्जाम में ऑलरेडी इसके ऊपर सवाल आ चुका। आज हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि अभी एक साल, आज जब वीडियो बन रहा है उसके एक साल बाद तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिन है बार बार बोतल से बाहर निकलेगा और ये हवा देता रहेगा माहौल को। अब पहले शुरू करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। 17 महीने का कोर्स है यूपी पीसीएस 2024 वालों के लिए। प्री प्लस मेंस का कोर्स रहेगा। वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। फीस मात्र 5,999 रुपए है और 9919521555 को कॉल करके आप इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बेहतरीन कोर्स है, यूपी पीसीएस के लिए बेस्ट कोर्स है। और अगर आप 30 साल से ऊपर है, जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, पढ़ाई छोड़े 10 साल हो चुके हैं, तब तो जरूर करना कोर्स ये, क्योंकि जो चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं ना, कोई नहीं करता। चाहे कितना बड़ा भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी आपको कॉल करके पढ़ाई नहीं कराता आपसे कि मेहनत करनी चाहिए, कोई नहीं करता। ठीक है, एक आरओ की एक टेस्ट सीरीज है, आप ले सकते हैं। इसके लिए भी जो है 9919521555 पे कोर्स कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपए इसकी फीस है और 6 महीने का कोर्स रहेगा। लगभग 300 से ज्यादा टेस्ट इसके अंदर रहेंगे। चलिए, अब जैसे मैं पहले कहा कि ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री होती है हर चीज की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी एक हिस्ट्री है, थोड़ा सा समझते हैं। जब देश अंग्रेजों के पास आया, मुगलों से अंग्रेजों के पास आ रहा था, बीच में से मराठा भी आए थे, लेकिन जब अंग्रेज ने पूरा कंट्रोल कर लिया तो अब ये अंग्रेजों के बीच में रहा कि हाउ टू रूल, इंडिया को रूल कैसे किया जाए, क्योंकि बड़ी समस्या हो रही थी, कौन से कानून बनाया जाए, कैसे कानून बनाया जाए, इसको लेकर बड़ा विवाद रहा। इसी बीच में जो अंग्रेजों का सिस्टम रहता था वो कानून के माध्यम से रहता है कि कानून बनाकर हमें रूल करना है। अब कानून जो होते हैं वो क्रिमिनल लॉज भी होते हैं, सिविल लॉ भी होते हैं और पर्सनल लॉ भी होते हैं। 3 तरह के लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, पर्सनल लॉ, और क्रिमिनल के साथ एक और होता है सिविल का लॉ। लैंड, जमीन का जो मैटर होता है, जमीन का मैटर होता है, उसे हम सिविल कहते हैं। क्रिमिनल में यानी कि जो भी आपने क्राइम किया हो, यानी कि आपने मर्डर कर दिया हो या चोरी कर ली हो, तो इसके बाद क्रिमिनल लॉज आते हैं। पर्सनल लॉ क्या होता है ये समझते हैं। यह सारा जो मेन पॉइंट है पर्सनल लॉ होता है शादी ब्याह, शादी कैसे करनी है, कितनी करनी है, शादी की एज कितनी लड़की की होनी चाहिए, ठीक है, शादी ब्याह का मैटर, डिवोर्स का मैटर, आप समझते रहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवोर्स का मैटर, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, यानी कि वसीयत, एक बाप से उसके बच्चों को जमीन कितना प्रॉपर्टी मिलेगी उसके ऊपर, और क्या बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हो, एडॉप्टेशन, बच्चे को एडॉप्ट करना, तो इसके ऊपर जो कानून बनता है उसको हम कहते हैं पर्सनल लॉ। ठीक है, तो 2 तरह के कानून अभी तक पढ़े हम लोगों ने, एक क्रिमिनल लॉज हो गए और एक पर्सनल हो गए। अब अंग्रेजों ने यूनिफॉर्म लॉ तो बना दिया, कौन से, क्रिमिनल लॉ को, कि भाई देश में कहीं पर भी मर्डर होगा तो उसकी सजा फांसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो क्रिमिनल था उन सबको तो बना दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया, लेकिन इस मैटर को उन्होंने छेड़ा नहीं, इसको ठीक कर दिया, इसको तो बना दिया। आईपीसी, सीआरपीसी आप लोग देखते होंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, आप देखा इंडियन पिनल कोड 1861 हो गया, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861। ठीक है, ये इन्होंने क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज को तो यूनिफॉर्म कर दिया कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, अगर वो क्राइम करेगा तो सजा मिलेगी उसको, कोई सी भी जाति का हो, कोई से भी धर्म का हो, तो यूनिफॉर्म कर दिया, एक जैसा कर दिया सबके लिए, जो भी, ठीक है। लेकिन उन्होंने दूसरा जो पर्सनल लॉ था, यानी कि इस तरह वाले, इन मैटर्स के साथ नहीं बोला। क्यों नहीं किया? देखिए, पहले समझते हैं कि उस समय पर अलग अलग चलते, हिंदू मैरिज एक्ट चलता था कि हिंदू शादी करेगा तो उसके रूल्स रेगुलेशन अलग थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, अब इसमें क्या था कि मुसलमान अगर शादी करेगा तो उसके
क्या सिस्टम है, एज कितनी होनी चाहिए, मुस्लिम लड़की की एज कितनी है, मुसलमान लड़के की एज कितनी है, ठीक है, शादी 1 करेगा 4 करेगा, ठीक है, ये सब तो सबके अपने अपने, पारसी मैरिज एक्ट है, डिवोर्स एक्ट है, सबके अपने अपने धर्म के हिसाब से पर्सनल लॉ बने हुए हैं और उसको ही फॉलो किया जा रहा है। तो कुल मिला के समझिए कि देश में उस समय ये सिस्टम था कि एक क्रिमिनल लॉ में तो यूनिफॉर्मिटी है लेकिन पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से चल रहा है। शादी ब्याह 4-5 चीजें थी, शादी ब्याह, डिवोर्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस और जो अडॉप्टेशन, गोद लेने वाला, ठीक है, सबका अपना सिस्टम अपने अपने धर्म के साथ चल रहा है। इसीलिए हिंदू एक ही शादी करता अलाउड है, मुसलमान 4 शादी अलाउड है, यस अलाउड है अभी भी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि दोनों अलग अलग सब चलते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई अंग्रेजों ने जब क्रिमिनल लॉ को तो यूनिफॉर्म कर दिया बट इन्होंने पर्सनल लॉ को क्यों नहीं किया? क्या कारण था कि उन्होंने छोड़ दिया कि शादी ब्याह वाला मैटर? तो उसके 2-3 कारण है। पहला कारण है कि यार ये खुद ही क्रिश्चियन थे, तो एक तो क्रिश्चियन थे, मोनोथेसिस्ट, यानी कि एक ईश्वर को पूजा करने वाले लोग, उनका जीसस क्राइस्ट होता है, उनको पूजा करने वाले क्रिश्चियंस थे, ठीक है। अब इनके लिए बहुत मुश्किल काम था कि सबके पर्सनल लॉ के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, सबके, क्योंकि हिंदुओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुसलमानों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पारसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिख के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सभी धर्मों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, उसकी पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज यहां पर समाज सेवा करने नहीं आए थे, अंग्रेज यहां पर प्रॉफिट मेकिंग करने आए थे, पैसा कमाने आए थे, पैसा कमाने, तो उनका पूरा फोकस पैसे पे था। इसीलिए उन्होंने उन्हीं मैटर को रिफॉर्म किया जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज को, उनको रिफॉर्म कर दिया। लेकिन शादी ब्याह, किससे शादी कर रहे हो, किससे ब्याह कर रहे हो, किससे डिवोर्स दे रहे हो, बच्चा ले रहे हो, गोद नहीं, क्या मतलब उनको, उन्होंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया इस मैटर के ऊपर, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई। आपने यहां पे देखा कि क्रिश्चियंस ने क्रिमिनल लॉ को तो यूनिफॉर्म कर दिया लेकिन पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म नहीं किया, हमने कारण समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि चलो भाई अंग्रेज तो भाई चलो यहां पर प्रॉफिट कमाने आए थे, लेकिन भारत के नेता क्या कर रहे थे? इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद थोड़ा समझते हैं यहां पर। तो इंडिपेंडेंस के बाद संविधान सभा बनती है, पहले बन चुकी थी। संविधान सभा पे इस मैटर को लेकर बड़ा डिबेट हुआ, 2 धड़े बन गए। एक धड़ा था नेहरू पार्टी वगैरह का और एक है राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों का, ठीक है। अब हुआ क्या, आप जैसे यहां पे देख रहे हो कि डिसएग्रीमेंट हो गया नेहरू टाइप के लोगों में और राजेंद्र प्रसाद टाइप के लोगों में। कुछ लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अब चूंकि देश आजाद हो चुका है, संविधान बन रहा है, तो इसको अलाउ कर दो, सभी लोगों को एक ही सिस्टम बनना चाहिए, सभी शादी ब्याह, उनके डिवोर्स, प्रॉपर्टी, एडॉप्टेशन, सारे मैटर जो हैं पूरी इंडिया में एक ही कानून होगा। अब हिंदू भी एक शादी करेगा, मुसलमान भी एक शादी करेगा, हिंदू को डिवोर्स लेना होगा तो भी कोर्ट में जाएगा, मुसलमान को ट्रिपल तलाक नहीं बोल पाएगा, उसे भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में लेकर अगर महिलाओं, एक आदमी के लड़का लड़की है तो सबको बराबर से प्रॉपर्टी बटेगी, तो मुस्लिम्स में क्या था, लड़कों को ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, लड़कियों को कम मिलती है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, उनको बराबर बराबर मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तो सब एग्री कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, नेहरू भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं हाँ भाई होना चाहिए, बट टाइमिंग को लेकर दिक्कत है। नेहरू ये बोलते हैं कि देखो देश अभी आजाद हुआ है, अभी बंटवारा भी हो गया है, एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का पाकिस्तान चला गया है, और पाकिस्तान जाने की वजह से और जो भी उस समय के हालात थे, नेहरू को लगता था कि अगर हम अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे तो जो एक 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि भाई हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और अगर कोई मुसलमान हिंदू के इलाके में रहेगा तो उसको धार्मिक जो भी उसके एक्टिविटी उससे उसको रोका जाएगा, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी जो बनी है, पाकिस्तान जो बना है वो 2 नेशन थ्योरी बना हुआ है। और पाकिस्तान बनने की पूरी जो सिस्टम में उस टाइम पर एक बात बहुत उछाली गई कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएगा तो उसको उसके धर्म से जुड़ी हुई चीजों को करने से रोका जाएगा, क्योंकि यहां पर हिंदू ज्यादा होंगे। अब नेहरू बोलते हैं कि ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, कोई बात नहीं, हिंदुओं के साथ भी करना है, मुसलमान के साथ करना है, बट टाइमिंग सही नहीं है। टाइमिंग करो, अभी करोगे 1947 में करोगे, 48 में करोगे, तो हो सकता है जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं उनको ये चीज लग जाए कि यार देखो वो लोग सही बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे कि यहां पर देखो रहने में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हमारे धर्म के राइट्स को खत्म कर दिया। तो नेहरू ने कहा कि एक काम करते हैं, अभी
हिंदुओं में जो पर्सनल लॉ उसको ला देते हैं, क्योंकि हिंदुओं में भी अलग अलग चल रहा था, बहु स्त्री मतलब कि पॉलीगैमी चल रही थी कि एक व्यक्ति कई शादियां कर रहा था, ठीक है। तो पहले हिंदुओं में ला देते हैं, मुसलमानों में कुछ समय के बाद ला देंगे जब थोड़ा सा माहौल सही हो जाएगा। उधर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ना 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 अब करो, अब अभी कर दो, ठीक है, अभी कर दो। इस पर बड़ा विवाद चला। अब इस पे विवाद पे डिबेट में संविधान सभा में चलता है और डॉक्टर अंबेडकर का रोल आता है। डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं? डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते हैं कि भाई सीधे से यहां पे इसको अलाउ कर दो, अभी काम निपटा लो, इसके अंदर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और यहां पर एक बात समझने वाली बात है कि सब यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते तो हैं, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में चाहते हैं किस जगह पर जाएगा? पार्ट 3 में जाएगा यानी फंडामेंटल राइट्स में जाएगा, या पार्ट 4 डीपीएसपी पे जाएगा? अब आपको पता है दोनों का फर्क। फंडामेंटल राइट, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसका संरक्षण जो है पूरा दिया जाएगा, स्टेट से बजाया जाएगा, और अगर कोई उसका हनन करता है तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाओगे आप। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डीपीएसपी का मतलब है कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी उसको नजर में रखते हुए कि भविष्य में पॉलिसी बननी चाहिए। मतलब डीपीएसपी एक गाइडलाइन देता है कि आपका हाँ भाई सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, डीपीएसपी को नजर में रख के बनाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है डीपीएसपी के साथ कि अगर आप उसमें जो चीजें लिखी गई हैं अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो ये ना जस्टिसेबल है ना एनफोर्स बाय कोर्ट है। यानी कि अगर डीपीएसपी में कोई बात लिखी है कि ये मिलना चाहिए लोगों को, और अगर वो नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे। आप ये नहीं कह सकते देखो संविधान में तो लिखा है हमें दे नहीं रहे हैं। तो डीपीएसपी एक गाइडलाइन है जो कि इन्फोर्स नहीं हो सकता कोर्ट में जाकर, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। भविष्य में अगर सरकार को लगता है कि उसके पास रिसोर्सेज हैं तो वो उस चीज को दे सकती है आपको, लेकिन आपको कंपलसरी नहीं है। लेकिन पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये हुआ कि भाई विवाद हुआ कि पार्ट 3 में जाए कि पार्ट 4 में जाए। अल्टीमेटली जो है वोटिंग हुई और वोटिंग से जो यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पार्ट 4 में जाकर बैठ गया। कौन सा? आर्टिकल नंबर 44 में जाकर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 में जाकर बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इस बीच में देश की आजादी के बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं जो बहुत जाना जरूरी है कि क्योंकि विवाद पुराना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस मैटर के ऊपर? अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, फेमस केस आता है, शाहबानो का केस आता है। शाहबानो केस आता है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो जो है बेलगाम की कर्नाटक में 1985। हुआ ये कि 62-65 साल की शाहबानो को उनके पति कौन, मोहम्मद अहमद खान 65 साल की बुजुर्ग महिला शाहबानो को ट्रिपल तलाक दे देते हैं, तलाक 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 दे देते हैं। अब तलाक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात आ रही है कि जो मेंटेनेंस होगा तलाक के बाद, जो पैसा मिलना चाहिए वो कैसा है। अब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो ये कहता है कि जो मेहर, शादी के समय जो मेहर दी जाती है, मेहर, वो पैसा ही दिया जाएगा, ठीक है। शाहबानो कहती है कि यार मैं 62-65 साल की बूढ़ी औरत हूं, मैं थोड़ी सी मेहर के लिए जो आज से 50 साल पहले शादी के समय तुमने कुछ 100-50 रुपया के साथ दे दिया था, वो उससे तो मेरा काम चलेगा नहीं। मुझे मंथली मेंटेनेंस चाहिए, मुझे मंथली पैसा चाहिए, दो आप। इनके पति अहमद खान बोले नहीं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ है के हिसाब से मैं तुम्हें दे रहा हूं, मेहर दे दूंगा, मैं तुम्हें हर महीने का मेंटेनेंस नहीं दूंगा मैं, ठीक है। शाहबानो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक मेंटेनेंस फॉर मुस्लिम डिवोर्सी के ऊपर कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है बिल्कुल मिलना चाहिए, और वो कहता है, अलाउ करता है कि इस औरत को, जो 65 साल की औरत है, इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मैटर बहुत ज्यादा गरमा जाता है। अहमद खान के सपोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ जाता है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी आ जाती है, फंडामेंटल जो लोग हैं वो आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि अगर कोर्ट ऐसा बोल रहा है तो हमारे रिलीजियस राइट्स के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि धार्मिक हिसाब से तो गलत नहीं कर रहा था ना वो अहमद खान, धार्मिक हिसाब से तो नहीं कर रहा था, वो कह तो रहा है कि मैं मेहर दे रहा हूं, लेकिन हमारे देश में शरिया नहीं चलती, हमारे देश में संविधान चलता है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है देखता है, इंटरप्रिटेशन करता है कानून की, और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि 65 साल की औरत के लिए 2-4 रुपए जो मेहर में उस समय रखे गए थे 50 साल, वो सफिशिएंट नहीं है, इसको बनना चाहिए। मैटर काफी खराब हो गया। अब इसी बीच में राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में जाकर एक नया कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को
बर्बाद कर दिया, नल एंड वॉइड पलटा दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर बात बोला था उसको खत्म कर दिया, और राजीव गांधी ने एक तरह से ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की बातों को माना, और शाहबानो को मेंटेनेंस नहीं मिल पाया। कोर्ट ने दिया बट पार्लियामेंट मुंह कर गई इसके अंदर। अब ये तब से बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, एक तरह से जो रिफॉर्म हो रहा था रिफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, ये विवाद तब से चल रहा है। अब इसकी ये ऐसा नहीं शाहबानो एकमात्र ऐसा केस है, कुछ और भी केसेस हैं जिसको समझना जरूरी है, और सिर्फ मुसलमानों से जुड़े हुए हैं ऐसा भी नहीं है, अलग अलग जगह, क्योंकि यूसीसी जो है वो सभी धर्मों को तो लेके चलता ही है, रिलीजन वालों को, लेकिन ट्राइब्स को भी लेके चलता है। ट्राइब्स पे भी बराबर से कानून बनेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे भी हम लोग, ठीक है। जैसे श्रीमती सरला मुदगल जो है, इनका जो केस आया है, ठीक है, उसके बाद आप जस्टिस कुलदीप सिंह जो एक केस आया यहां पर देखा गया है, एक है मिस जॉर्डन डिंगर्ट वर्सेस एसएस चोपड़ा 1985 का ये केस है। ये सब केसेस जो हैं ये यूसीसी से जुड़े हुए हैं, और सब में बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया जो आपने आर्टिकल 44 बना दिया है उसके ऊपर मैटर अपना जो है उसको अपना जो है डायरेक्शन जो दे रहा है उसको तो क्लियर करो कि भाई जो आर्टिकल 40 पर बोला आप इसको देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार से बोल रहा है कि जो आर्टिकल 44 बनाया है उसमें जो बातें बोली गई हैं उसको क्लियर करो, आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपने 1950 में बन के रहा है तब से, उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है इसके अंदर, आपने कुछ अमेंड नहीं किया, कुछ इंप्रूव नहीं किया, जो चल रहा है इसके अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के अंदर ये बात बोली है, ठीक है। अब एक बात समझते हैं कि ये चीजें जो स्टार्ट हो रही हैं, ये जो यूसीसी है वो कहां कहां पे होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि सभी धर्मों पे लगेगा और सभी ट्राइबल कम्युनिटीज पे लगेगा, सभी धर्मों पे लगेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जो भी होगा, जो भी हिंदुस्तान की धरती के ऊपर है उसके सभी शादी ब्याह के मैटर, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के मैटर, डिवोर्स के मैटर और बच्चा अडॉप्शन के मैटर जो हैं वो सब एक जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ट्राइबल्स का भी है, क्योंकि ट्राइबल्स की भी प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, ट्राइबल्स की प्रैक्टिसेस अलग हैं, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, अंडमान में चले जाओ, वहां पे अलग अलग सिस्टम चल रहा है। तो सिर्फ मुसलमानों का है ऐसा नहीं है, यहाँ ट्राइबल्स का भी है, यहां पे ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी है, अगर ये अलाउ हो जाता है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये सब खत्म हो जाएंगे और एक नया लॉ बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो आप शादी ब्याह करते हो वो हिंदू मैरिज एक्ट के माध्यम से करते हो, फिर ये भी खत्म हो जाएगा और एक नया एक्ट आएगा जो कि बात किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और ले चलते हैं कि चलो हमने ये तो देख लिया कि भाई यूसीसी अगर आएगा तो फायदे क्या क्या होंगे, हमने देख लिया, ठीक है। हमने शाहबानो केस भी देख लिया और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देख लिया। अब पक्ष का विपक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूसीसी, कि लोग जो दलीलें दे रहे हैं कि यूसीसी नहीं आना चाहिए वो क्या है। देखिए, पहले समझते कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। The main argument against UCC is that it violates the constitutional freedom to practice the religious choice। क्या बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल 25 के अंदर सभी को अपने धर्म को मैनेज करने की और उसको मेंटेन करने की जो राइट्स दिए गए हैं वो उसका वायलेशन होगा। अब आर्टिकल 25 क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट है और ये बोल रहे हो कि अगर आप हमारे धार्मिक मैटर में इन्वॉल्व हो रहा है, स्टेट हमारे मैटर में हो रहा है, इसका मतलब है कि आप हमारे धार्मिक जो रीति रिवाज है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो पहला मेन आर्गुमेंट तो यही चला जाता है यूसीसी का, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक सेम एक केस आता है राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ठीक है। ये ट्राइबल ग्रुप है जिसने 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट गया और बोलता है कि हमारे प्रोटेक्शन ऑफ देयर कस्टम एंड रिलीजियस प्रैक्टिस फ्रॉम द पोटेंशियल। जब यूसीसी 2016 में हुआ तब राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद वाले कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और बोला हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है उसको आप बताइए, क्योंकि ये लोग कहां पे हैं? नागालैंड से। और मैंने क्या कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स हैं उनके अलग रीति रिवाज होते हैं जो हमारे नॉर्मल रीति रिवाज से बिल्कुल अलग होते हैं, तो उनकी भी रक्षा करनी है, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉ हैव, अब यहां पे बात समझिए कि नागालैंड या कुछ और इलाकों में थोड़ा सा आर्टिकल 371 की वजह से क्या हुआ है कि वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि जो कस्टमरी लॉ है, यानी कि जो ट्राइबल्स के अपने लॉ हैं,
वो फेडरल लॉ से ऊपर कर रखे हैं। किसने? आर्टिकल 371 के अंदर। आर्टिकल 371 में ऑलरेडी बोला गया है कि जो ट्राइबल इलाके हैं वहां के जो कायदे कानून हैं वो सरकार के बनाए कायदे कानून से ऊपर रहेंगे। अब वो कौन से मैटर हैं? शादी ब्याह के मैटर हैं। ठीक है, तो अगर आप यूसीसी लेकर आ रहे हो तो आप आर्टिकल 371 का भी हनन कर रहे हो, अब उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये बात चल रही है। ये कौन बोल रहा है? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये बात बोल रही है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्या है कि एक बड़ा तगड़ा आर्गुमेंट देते हैं कि आप सब लोग बोल रहे हैं कि क्रिमिनल केसेस जो हैं भाई, वो क्रिमिनल केसेस जो हैं उसमें भी समस्या है। क्या समस्या है? कि वन नेशन वन लॉ को फॉलो नहीं करते ये लोग। कौन से क्रिमिनल केसेस? क्रिमिनल केसेस भी जो हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस जो हैं, आईपीसी सीआरपीसी, ये भी वन नेशन वन लॉ को नहीं करते। क्यों नहीं करते? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में शराब पीने वाले की जो एज है वो अलग है। अलग अलग स्टेट्स में शराब पीने की कहीं पे 16 साल है, कहीं पे 18 साल है, कहीं पे 15 साल है, अलाउ कर रखा है। अब आप कहते हो कि हमने सारे क्रिमिनल लॉज को यूनिफॉर्म कर दिया। अगर आपने नहीं किया तो यहां पर भी आपको करना चाहिए। कोई लीगल एज की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब क्या है कि यहां पर एक्सेप्शनल है। कुछ मैटर में तो यूनिफिकेशन है, बट कुछ मैटर के अंदर स्टेट्स को अपनी परिस्थिति के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार है। तो यूसीसी के अगेंस्ट वाले ये बोलते हैं कि भाई जब स्टेट जो है वो शराब पीने वालों की एज को ऊपर नीचे कर सकता है तो धर्म के लोगों को अलाउ होना चाहिए कि वो लोग भी अपनी शादी ब्याह की एज को भी ऊपर नीचे कर लें। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट उनके खिलाफ आता है। अच्छा, अब बात आती है कि अब करें क्या। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सब लोग मिलकर सब मिलें, बैठें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपनी बातें बताएं और एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करें। यानी कि अपने पॉइंट्स बताएं और दूसरे के पॉइंट्स सुने, तभी जो चीजें हैं वो पिक्चर क्लियर होती है। कि ऐसा तो नहीं कि एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष के बारे में एक जो है पहले से ही धारणा बढ़ा के बैठा हुआ है कि ये तो ऐसे ही होते होंगे, ये ऐसे ही सोचते होंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग अपने पॉइंट बोलें, समझाएं एक दूसरे को और डिबेट के बाद एक सही रास्ता मिलकर, कलेक्टिवली मिलकर एक रास्ता बनाएं। क्योंकि यहां पर किसी एक धर्म की बात नहीं है, किसी एक जाति की बात नहीं है, एक पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। इसीलिए डिस्कशन, डिबेट करने के बाद सब लोगों के मर्जी से एक नया कानून बनना चाहिए। ठीक है, तो ये यूसीसी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब खत्म करने से पहले दोस्तों को फिर से रिमाइंड कराता हूं कि ये जो 17 महीने का जो यूपी पीसीएस 2024 जो है वो प्री प्लस मेन से कोर्स चलेगा। वीडियो पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से कोर्स चलेगा। 5990 फीस की 9919 521 555 पे आप कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।